Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 26 मई 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है जय समंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत ने एक एक्ट बनाया है जिसका नाम है द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये जो एक्ट बनाया गया है ये कौन से बॉडी के नियमों को फॉलो करने के लिए बनाया गया है, ये आपने बताना है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आप लोग सोच रहे होंगे आज थंबनेल में क्या लगा दिया है ना, लेकिन यार ये ना एक टॉपिक है जो कि कल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था और अभी भी यहाँ पे लगातार आर्टिकल पब्लिश हो रहा है। मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था ना, उससे पहले भी कुछ मिनटों पहले भी ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल वो पब्लिश हो रहे थे। तो आने वाले समय पर चर्चा होने वाली है। हुआ क्या है कि फर्स्ट टाइम जो हमारा प्लैनेट है मार्स, वहाँ से कुछ सिग्नल आए हैं और उस सिग्नल को यहाँ पे कैप्चर किया गया है। अब वो जो सिग्नल आए हैं, बहुत सारे आर्टिकल बोल रहे हैं पता नहीं कहाँ से आए हैं, लेकिन इस चीज़ को लेकर सारी की सारी जो रिपोर्ट्स है वो आ चुकी हैं। ये पूरा मामला है क्या है, इसको समझते हैं। पहले मैं आपको कंफर्म करने के लिए ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो दिखा देता हूँ। 18 घंटे, 12 घंटे, एक दिन पहले 17 घंटे, इस प्रकार से आप देख पाओगे कुछ घंटों पहले ही यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो रिलीज़ हुई हैं। जैसे इंडिया टुडे ने यहाँ पर कवर किया है फर्स्ट कॉन्टैक्ट एलियन सिग्नल बीम्ड टू अर्थ फ्रॉम मार्स फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई एलियन सिग्नल यहाँ पर नहीं है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आपने आर्टिकल्स बहुत सारे देखे होंगे, इन अ फर्स्ट अर्थ रिसीव्स एलियन सिग्नल फ्रॉम मार्स, ऐसा नहीं है। चलो समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो रिपोर्ट्स को पढ़ोगे तो बताया जा रहा है पहली बार जो मंगल ग्रह है वहाँ से पृथ्वी पर सिग्नल भेजा गया है। ये जो सिग्नल है ये किसी एलियन ने नहीं बल्कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही एक कह सकते हो कि ऑर्बिटर है। उस ऑर्बिटर का नाम है एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर, जिसको आप कह सकते हो सिंपल से शब्दों में TGO। क्या बोल सकते हैं अपन, TGO यहाँ पर उसको बोल सकते हैं, ट्रेस गैस ऑर्बिटर। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही यहाँ पर एक ऑर्बिटर है जो कि मार्स पर भेजा गया था। तो ये जो सिग्नल अभी अर्थ पर आए हैं, ये सिग्नल मार्स के ऑर्बिट में घूम रहे इस TGO ने लगभग 24 मई को रात में 9 बजे भेजा था और वो सिग्नल दुनिया में अलग अलग जगह से पकड़ा गया, कैप्चर किया गया। तभी से यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो बनी हुई है। लगभग कह सकते हो कि ये सिग्नल जैसे ही वहाँ से रिलीज़ हुआ 16 मिनट बाद ये पृथ्वी पर पहुँचा। और ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया है ना, ये एक्सपेरिमेंट ए साइन इन स्पेस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ही ये है, क्या मकसद है कि किसी दूसरे ग्रह या फिर जो हमारा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन यानी कि एलियंस की अगर हम लोग बात करते हैं, किसी दूसरा ग्रह या फिर जो एलियंस हैं वो अगर हमारी धरती पर कोई सिग्नल भेजेगा, वहाँ से कोई सिग्नल आएगा तो उसको हम रिसीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसी के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखना है। तो इसी ने यहाँ पर सिग्नल भेजे और यहाँ पे सिग्नल को कैप्चर कर लिया गया। तो मतलब इससे कंफर्म हो चुका है कि आने वाले समय में किसी ग्रह से या फिर कोई भी अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन यानी एलियंस की साइड से कोई भी यहाँ पर सिग्नल भेजा जाएगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पर उसको रिसीव कर पाएंगे। उसी को लेकर ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सिग्नल आए थे ना, इन सिग्नल को अलग अलग जगह में पकड़ा गया है। जैसे इटली में भी यहाँ पर देखने को मिला है। इटली में जो इनका मेडिसिनो रेडियो एक्सनॉमिकल स्टेशन है वहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद कैलिफोर्निया में भी यहाँ पर इन सिग्नल को रिसीव किया गया है। न्यू मैक्सिको में भी रिसीव किया गया। तो वेस्टर्न साइड में ज़्यादातर इन सभी जो अलग अलग यहाँ पर इनकी ऑब्जर्वेटरीज़ है वहाँ पर ये जो सिग्नल है वो रिसीव हुए हैं। बाकी अभी जो सिग्नल आया है इसको डिकोड किया जा रहा है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, डी पॉलिस खासकर आप देख पाओगे, इन्होंने यहाँ पर इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं और साथ ही साथ में जो स्पेस साइंटिस्ट हैं उन सबको यहाँ पर अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों से मंगल ग्रह से मिले इस सिग्नल को डिकोड करने की मदद मांगी है। उनके मुताबिक बोला जा रहा है कि देखो, जो डिकोडिंग की प्रोसेस है इससे ही पता चल पाएगा कि आखिरकार जो ये सिग्नल आया है इस सिग्नल में मैसेज क्या लिखा है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना यह है कि ये काम कर लिया गया है, सिग्नल के अंदर जो मैसेजेस है वो पता लगा लिए गए हैं, बट उसमें क्या लिखा है ये अभी तक बताया नहीं गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पर पब्लिश होते हुए नजर आएंगे। तो आपने एग्जामिनेशन के लिए क्या ध्यान में रखना है? एग्जामिनेशन के लिए आपने एक सिंपल सा वर्ड ध्यान में रखना है, टीजीओ। टीजीओ क्या है? यह है ट्रेस गैस ऑर्बिटर। ये एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर है और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही यहाँ पर एक ऑर्बिटर है जो कि मार्स पर भेजा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये ऑर्बिटर कैसा दिखाई पड़ता है? जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो है मार्स के आसपास घूमता रहता है, ऑर्बिट करता रहता है। ना दोस्तों आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों मेरे घर के पीछे हो रहा है कीर्तन, पीछे से साउंड आ रहा होगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, कोई बात नहीं, चलता है यार, है ना। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। तो अभी 28 मई को क्या होने वाला है? यूपीएससी का प्रीलिम्स, हाँ वो तो है ही, उसके अलावा एक और चीज़ होने वाली है। 28 मई को जो हमारा नया पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन होगा। कहोगे अरे सर वापस इस टॉपिक को लेकर आ गए, पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं। नहीं, वो नहीं डिस्कस करेंगे। मैं तो बस खाली इतना बता रहा हूँ, 28 मई को जो पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला है उस उद्घाटन में हमारे पीएम मोदी उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कल मैंने आपको बताया था 19 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कि इसका विरोध कर रही है। उनका कहना यह है कि हम इस उद्घाटन में नहीं आएंगे। रीज़न क्या है? रीज़न यह है, उनका कहना यह है कि जो पार्लियामेंट का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री ना करके प्रेसिडेंट को करना चाहिए था। ये यहाँ पर उनका सिंपल सा कहना है। वो तो कहानी हो गई अलग, लेकिन अभी यहाँ पर एक और नई चीज़ ऐड हो चुकी है। जो पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा उसमें पार्लियामेंट में एक और चीज़ लगाई जाने की बात की जा रही है और वो है सेप्टर। SCEPTRE, सेप्टर एक छड़ी टाइप की होती है। तो इसका रोल क्या है? इस सेप्टर को हम लोगों ने नाम दिया है सेनगोल। ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है, हमारे कल्चर से रिलेटेड है, ये हमारी भारत की संस्कृति से रिलेटेड यहाँ पर ये छड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये जो सेप्टर है यहाँ पे ऊपर आपने देखा होगा नंदी महाराज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये पूरा सेप्टर क्या है, इसका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैल रही है और अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में इसको इंस्टॉल किया जाएगा, कंफर्म हो चुका है, इस वजह से न्यूज़ आ रही है। तो इस पूरे आर्टिकल में समझाया गया है कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ पे समझाया कि इस सेनगोल का ये जो सेप्टर है, या फिर कह सकते हो सिंपल से शब्दों में समझने के लिए जो छड़ी है, इसका रोल कितना बड़ा है, इसका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है, जिसको पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में हम इंस्टॉल करेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। अब मैं एक एक करके, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, आर्टिकल के बार पढ़ लेना और पढ़कर निपटा देना, और कभी आपको रिवीजन करना हो तो आप क्या वापस से ये याद करोगे कौन से तारीख के न्यूज़पेपर में ये चीज़ थी? नहीं याद करोगे ना। तो उसलिए यहाँ पे प्रॉपर नोट्स भी होने चाहिए। तो प्रॉपर यहाँ पे जो डेटा है वो आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखाई पड़ेगा। पीडीएफ आपको मिलता ही है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाते हैं हर एक आर्टिकल के। ठीक है, तो ये तो पढ़ लिया हमने आर्टिकल के यहाँ न्यूज़ क्या है, पार्लियामेंट में ये सेप्टर लगने वाला है। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनेगा वो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, इसको जो सेप्टर है ना, इसको नाम दिया गया है सेनगोल। सेनगोल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब देश आज़ाद हुआ था, तो देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय पर जो माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने यहाँ पर इस सेनगोल को हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको दिया था। और ये सेनगोल इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया। इससे क्या दर्शाया गया था कि जो पावर है अब वो ब्रिटिश से इंडिया के पास में आ चुकी है, देश आज़ाद हो चुका है, वो पावर ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई थी। अब इस मामले को गहराई से समझने के लिए थोड़ा सा और आपको इतिहास जानना होगा सेनगोल का। पहली चीज़, जो ये सेनगोल है इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, ये जो मीनिंग है, ये जो वर्ड है खासकर सेनगोल, ये एक तमिल वर्ड से निकल कर आया है, सेमई। सेमई से यहाँ पर ये निकल कर आया, इसका मतलब है राइटियसनेस, यानी कि पावर, हक। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो सेनगोल बनाया गया है ना, इसको गोल्ड से, सिल्वर से बनाया जाता है और इतिहास में भी इसको बनाया जाता था।
जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, अब एक राजा का शासन खत्म हुआ, दूसरा राजा आता था, तो यहाँ पर वो इस प्रकार की जो पावर है, जो छड़ी है, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते कि हाँ अब मेरे पास से पावर दूसरे राजा के पास में जा चुकी है। ठीक है, वो जो छड़ियाँ हैं वो गोल्ड से, सिल्वर से यहाँ पर या फिर दूसरे और इम्पॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन से यहाँ पर सजाई जाती थी। इतना क्लियर हुआ। ये जो सेनगोल सेप्टर है ना, इसको मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो बड़े बड़े राजा थे वो अलग अलग सेरेमनियल ओकेजन्स जो हुआ करते थे, बड़े बड़े इवेंट हुआ करते थे, वहाँ पर जाते थे, अपनी पावर को, अपनी ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करते थे इस छड़ी के साथ में, ऐसा हुआ करता था। और ख़ासकर इस सेप्टर का सबसे बड़ा लिंक चोला एम्पायर से है। आपने चोल साम्राज्य के बारे में सुना होगा। चोल साम्राज्य जो कि साउथ इंडिया में फैला हुआ था, इवन साउथ ईस्ट एशिया तक, कई सारे और जो यहाँ पर समुद्र में देश हैं वहाँ तक फैला हुआ था। रिसेंटली मूवी आई है पोनियन सेल्वन 2, और पिछले साल पोनियन सेल्वन 1 आई थी, PS1 PS2, वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको चोल एम्पायर पर मूवी देखने को मिलेगी। आपको समय मिले तो ज़रूर से देखना। कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उस मूवी को बनाया गया है। जिसको चोल साम्राज्य के बारे में पता है वो उस मूवी को बेहतरीन तरीके से समझ पाएगा। अब जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा, बट फिर भी कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, नाम थोड़े सा आपको यहाँ पे समझने में मुश्किल हो सकते हैं, बट वो चीज़ें अच्छी हैं। आप मूवी देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा, आपको चोल साम्राज्य बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें, मतलब आधे से ज़्यादा वहाँ पे रियलिटी आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं कभी रिकमेंड करता नहीं हूँ ऐसे मूवी वगैरह देखने के लिए, बट यहाँ पर पोनियन सेल्वन को कह रहा हूँ, आप 1 और 2 थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे चोल जो साम्राज्य है, तो जो पूरा चोल एम्पायर आपको देखने को मिलेगा, वो चोल एम्पायर के अंदर में यही काम किया जाता था। ये जो सेप्टर है ट्रांसफ़र किया जाता था एक राजा से दूसरे राजा में। जब एक राजा अपनी पावर ट्रांसफ़र कर रहा होता था दूसरे राजा के पास में, तो इस प्रकार का जो सेप्टर है वो यहाँ पर दूसरे किंग को दिया जाता था। जो चोलाज है ना, उन चोलाज ने तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, श्रीलंका तक यहाँ पर अपना जो रूल है वो किया था। इनका पूरा शासन फैला हुआ था। ये समय है 9th से लेकर 13th सेंचुरी CE के आसपास का। चोलास जाने जाते थे अपने मिलिट्री पावर की वजह से, मैरीटाइम ट्रेड की वजह से, समुद्री व्यापार की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कल्चरल पैट्रोनेज, और बहुत सारे मंदिरें यहाँ पर बनवाए थे चोला साम्राज्य के कई सारे जो राजा हैं उन्होंने। तो चोलाज में ही यहाँ पर एक ट्रेडिशन चलता था, इनकी एक संस्कृति थी कि एक सेनगोल सेप्टर जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, वो यहाँ पर एक किंग दूसरे किंग को देता था। जब एक नया राजा बनता था, नया राजा पावर में आता था, तो पावर का ट्रांसफ़र होने को ये दर्शाया जाता था। क्लियर हो गया। और इसकी प्रॉपर सेरेमनी होती थी जब भी पावर ट्रांसफ़र होती थी। तो सेरेमनी क्या होती थी, बहुत सारे यहाँ पर जो पंडित हैं वो सब आया करते थे, वो सब मिलकर यहाँ पर इस प्रकार से सेरेमनी करते थे। जो नए राजा हैं उनको आशीर्वाद दिया करते थे, और ये जो सेनगोल है वो यहाँ पर हमारे पुराने वाले राजा नए वाले राजा को दिया करते थे। ये सब कुछ हुआ करता था इतिहास में, ये आपने देखा, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये हमारी जो सेप्टर है इसका इतिहास तो हमने समझ लिया क्या इतिहास में कैसे यूज़ किया जा रहा था, लेकिन हमारे भारत की आज़ादी से इसका क्या रिलेशन है ये समझाओ। इसको समझते हैं। देखो, देश की आज़ादी से पहले अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों का जो शासन चल रहा था 1947 तक चला। उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने यहाँ पर जब देखा कि यहाँ देश आज़ाद हो रहा है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा हमारे प्रधानमंत्री से, जो कि प्रधानमंत्री बनने वाले थे, जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री, इनसे क्वेश्चन किया गया कि कैसी सेरेमनी वगैरह होगी, मतलब हम पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंडिया को और इंडिया आज़ाद हो रहा है, तो क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी, मतलब क्या चीज़ें इस चीज़ को, क्या चीज़ कह सकते हो सिंबलाइज़ करेगी, कुछ सिंबल वगैरह तो होना चाहिए इन चीज़ों का। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने सी राजा गोपालाचारी जी के साथ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी राजा गोपालाचारी जी के साथ में बातचीत की इस टॉपिक को लेकर कि ऐसा ऐसा है, पावर ट्रांसफ़र हो रही है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ सिंबल होना चाहिए कि दिखाने के लिए हाँ यार पावर ट्रांसफ़र हुई है इंडिया के पास में। तो जो राजा गोपालाचारी जी हैं ना, इनको राजा जी के नाम से भी जानते थे। ये उस समय पर कह सकते हो कि आखिरी गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो राजा जी ने यहाँ पर सजेस्ट किया कि जो चोला वाला मॉडल है वो फॉलो कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया चोला वाला मॉडल, इस वजह से मैंने आपको पहले पढ़ाया कि उसका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन्होंने सजेशन दिया कि चोला मॉडल को फॉलो करते हैं। जो सेनगोल सेप्टर चोला साम्राज्य में एक राजा दूसरे राजा को दिया करता था, जब दूसरा राजा पावर में आता था, तो उसी प्रकार का सेप्टर हम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम ब्रिटिशर्स से वो जो सेप्टर है वो इंडिया से लेंगे। इससे पता चलेगा कि जो पावर है वो अंग्रेज़ों से इंडिया के पास में ट्रांसफ़र हो चुकी है। और उससे भी अच्छी चीज़ क्या होगी, इससे हम भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, भारत की संस्कृति को हम लोग दिखा रहे होंगे, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कल्चर को भूल रहे हैं, हमारा कल्चर जो है आज भी हमारे साथ रहेगा। तो ये जो सेनगोल सेप्टर है इसको यहाँ पे प्रधानमंत्री नेहरू जी को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। और किसने प्रेजेंट किया था, एक जो मठ है, एक मोनेस्ट्री है, शैवाइत मठ, यानी कि जो शिव जी को पूजते हैं, थिरुववदुतुरई अधिनम,
ठीक है। 500 ईयर ओल्ड, 500 साल पुरानी यहाँ पर एक शैवाइट मोनेस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सेनगोल सेप्टर है ये प्रेजेंट किया हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी को 14 अगस्त 1947 में। और ये गोल्डन कलर का सेप्टर आपको दिखाई पड़ रहा होगा पीछे ये पिक्चर में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है इस सेप्टर को बनाया किसने है। तो इसको क्राफ्ट करने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वुमिदी बंगारू चेती। एक फेमस ज्वेलर थे ये मद्रास में, और थे क्या, अभी भी यहाँ पर जीवित हैं, ठीक है। मद्रास में रहते थे, मद्रास जो कि आज के समय पर चेन्नई के नाम से जाना जाता है, पता ही होगा आपको, सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। तो क्राफ्ट करने का काम इनका था। बाकी जो डिज़ाइन दिया है, इसको कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया 2 व्यक्तियों के थ्रू हैं। उन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने होंगे। वुमिदी एथराजुलू एक का नाम है और दूसरे का नाम है वुमिदी सुधाकर। ये दोनों व्यक्ति हैं और अभी भी यहाँ पर ये जीवित हैं, ठीक है, और इनको भी ऑनर किया जाएगा। अच्छा, जो व्यक्ति जीवित हैं वो ये दोनों हैं जिन्होंने यहाँ पर इसको बनाया है। और क्या है ना कि इनको भी यहाँ पर अभी सम्मानित किया जाएगा जब हम इस सेप्टर को पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लगाएंगे। और ये जो सेप्टर है इसकी लेंथ आप देखोगे 5 फीट की लेंथ है। और जो नंदी बुल आपको देखने को मिलेगा वो नंदी बुल का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है इस सेप्टर के जस्ट ऊपर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अभी मैं आपको जूम करके जो पिक्चर है वो भी दिखाऊंगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो सेप्टर है ये अभी भी होगा, हाँ बिल्कुल है। तो कहाँ पर है अभी, और इसको यहाँ पे हम लोग क्यों न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग में क्यों इंस्टॉल करने वाले हैं, क्या रीज़न है। तो देखो, इंडिया को जब ये सेप्टर मिल गया था 1947 में, जब भारत आज़ाद हो गया, भारत के पास में पावर आ गई। अब यहाँ पर ये हमारे पास में सिंबल भी है जिससे पता चलता है ब्रिटिशर्स ने पावर ट्रांसफ़र किया इंडिया के पास में। तो पावर जब इंडिया के पास में आई ना 1947 में, तो नेहरू जी को ये सेप्टर दिया गया। नेहरू जी ने अपने घर में जो दिल्ली का रेजिडेंस है वहाँ पर कुछ समय तक इस सेप्टर को रखा। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इसको डोनेट कर देता हूँ, कहाँ पर, आनंद भवन म्यूज़ियम है जो प्रयागराज में है, ठीक है। और वो उनका यहाँ पर एंसेस्ट्रल होम भी था, पूर्वजों का घर भी था, तो उन्होंने सोचा वहीं पर डोनेट कर देता हूँ। तो ये जो म्यूज़ियम है इसमें यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया डोनेट करने के लिए। फिर उसके बाद में ये जो म्यूज़ियम है ना, इसको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जो फादर है मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ही यहाँ पर इस्टेब्लिश करवाया था 1930 में, ताकि इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट चली है उसका इतिहास, उसकी जो लेगेसी है वो यहाँ पर याद रख सकें, उसको यहाँ पर म्यूज़ियम में रखा जा सके। तो जो ये सेनगोल सेप्टर है वो इस म्यूज़ियम में लगभग 70 सालों तक रहा। और अब 2021-22 में जब सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया, तो सरकार ने डिसाइड किया है कि जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है, इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हम इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में इस सेप्टर को इंस्टॉल करेंगे। कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, तो जो स्पीकर की सीट होती है ना, जस्ट स्पीकर की सीट के पास में ही यहाँ पर ये जो सेप्टर है ये लगाया जाएगा। और ये हमें एक्सप्लेन करेगा इतिहास को, इसका मतलब सब चीज़ें हम लोग को यहाँ पर ये पता चलने वाली है। तो जो सेनगोल का इंस्टॉलेशन होने वाला है नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, ये कोई सिंबल जेस्चर नहीं है, ये एक मीनिंगफुल मैसेज है। ये दिखाता है भारत की डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा पुरानी है, हमारे एंशिएंट ट्रेडिशंस को, हमारे कल्चर को यहाँ पर दर्शाने का काम करता है। सिंपल हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे बने, आप आराम से यहाँ पर इसको हैंडल कर सकते हो। दोस्तों, अगर सेप्टर का इमेज देखना है तो जूम करके यहाँ पर इस वाले इमेज को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुंदर सा आपको ये सेप्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, यहीं पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। चलो आगे आते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। दूसरे आर्टिकल पर आता है। यहाँ पे बात की जा रही है जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं और ऑयल सीड्स हैं, ये अब की बार इस साल रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ऐसा यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार का कहना है। रिकॉर्ड बेसिकली प्रोडक्शन के मामले में, तो जो भी हमारा अनाज है और जो ऑयल सीड्स हैं, इसका प्रोडक्शन अब की बार बेहतरीन तरीके से होने वाला है, इस प्रकार का एक अंदाज़ा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से लगाया जा रहा है। तो प्रोडक्शन किन किन चीज़ों का, चाहे वो पैडी हो गया, वीट हो गया, है ना, मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, रेप सीड, मस्टर्ड या गन्ने हो गए, शुगर केन हो गया, इन सब का प्रोडक्शन अब की बार बढ़ने वाला है। अंदाज़ा बताया जा रहा है कि हमारे देश का इस साल का जो प्रोडक्शन होगा अनाज का, फूड ग्रेन का, वो लगभग 3,305.34 लाख टन के आसपास होने वाला है। ये खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आया है। उसके अलावा पिछले साल से और इस साल को कंपैरिजन किया जा रहा है कि पिछले साल यहाँ पे गेहूं का कितना कल्टीवेशन हुआ था, कितना प्रोडक्शन हुआ था। इस साल यहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है।
पिछले साल यहाँ पे बाकी जैसे बाजरा हो गया, सीरियल्स होगा, उनका प्रोडक्शन कितना हुआ था, इस साल कितना होगा। तो इस साल का अगर हम कुल मिला के डेटा निकालें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाला है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। और ना केवल यहाँ पर गेहूँ, चावल, इन सब चीज़ों की बात हो रही है, दालों वगैरह की बात हो रही है, इसके अलावा कॉटन की भी बात हो रही है। तो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो भी इस साल वो भी बेहतर होने वाला है। लगभग कह सकते हो कि 343.7 लाख बेल्स के आसपास का यहाँ पर ये प्रोडक्शन आपको जूट का देखने को मिलेगा, कॉटन का देखने को मिलेगा। और जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है गन्नों का, शुगर केन का, वो भी इस बार ज़्यादा होने वाला है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। अब ये नंबर ध्यान नहीं रखना है कितना होने वाला है कितना नहीं होने वाला है, बस खाली ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले समय पर कोई भी जो राइटर है वो एक पर्टिकुलर एडिटोरियल लिख सकता है इस टॉपिक के ऊपर में। तो आपको एक बेसिक जब क्लियर रहेगा ना तो आराम से आप उस आर्टिकल को, उस राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझ पाओगे। तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाली चीज़ नहीं, आप इसको यहाँ पर फटाक से इतना पढ़कर हटा सकते हो ना। दोस्तों यहाँ पर चीता को लेकर 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक चीता ने 3 बच्चे दिए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्चे की डेथ हो गई थी। अब 2 बच्चे जो चीता के बच्चे बचे हुए थे ना, बाकी 2 उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो बहुत सारे चीता अभी तक मर चुके हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। 3 तो बड़े चीता, उनका नाम आप देख पाओगे सशा, एक का नाम है सशा, एक का नाम उदय, एक का नाम दक्ष, ठीक है। इनकी डेथ हो गई, एक 27 मार्च को, एक 23 अप्रैल को और एक 9 मई को, अलग अलग रीज़न की वजह से। किसी का किडनी फेलियर की वजह से, किसी को इंजरी की वजह से। ये तो 3 बड़े चीता हो गए जो कि हमने डायरेक्टली मंगाए थे नामीबिया से। अब क्या हुआ, इन चीता ने कुछ छोटे चीता को जन्म भी दिया था। 3 बच्चे थे छोटे छोटे जो कि ज्वाला से यहाँ पर जन्मे थे, ज्वाला नाम की चीता से जन्मे थे 3 बच्चे। अब उन 3 बच्चों में से आप देख पाओगे तीनों के तीनों की डेथ हो चुकी है। और रीज़न है कमज़ोरी का। कल यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, कल वाले जो बच्चे की डेथ हुई थी वो कमज़ोरी की वजह से हुई थी। आज जो डेथ हुई है वो यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन यानी कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर डेथ हुई है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो अपने आप में सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो पा रही है। अब आने वाले समय पर इसके ऊपर सवाल उठ सकेंगे कि जो अफ्रीका से चीता मंगाए गए हैं, ये जो चीता रीलोकेशन प्रोजेक्ट चलाया गया है, ये सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है। इसके ऊपर कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे चीता की डेथ हो रही है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे कह सकते हो कि 20 चीता हम लोगों ने मंगाए थे, जिसमें से 3 एडल्ट चीता की डेथ हो चुकी है और 3 बच्चों की डेथ हो चुकी है, ठीक है। और कहाँ से मंगाए गए थे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। और कहाँ पे रखे गए ये, तो मध्य प्रदेश के अंदर में जो कुरो नेशनल पार्क है वहाँ पर इन चीता को रखा गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। मैं आप लोगों से वापस से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो हमारे एशियाटिक चीता होते हैं और जो हमारे अफ्रीकन चीता होते हैं, दोनों का आयुषन स्टेटस क्या होता है, प्लीज़ इसको बता देना। और नहीं पता है तो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। आप भी इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोज़ लगातार देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस। तो एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता दोनों का आयुष्यन स्टेटस पढ़ लेना, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना और आके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, जिससे आप लोग यहाँ पे याद रख पाओगे इसे, ठीक है। अब जब यहाँ पे इतने सारे चीता की डेथ हो रही है तो उसकी वजह से एक नई कमेटी को बनाया जा रहा है, ताकि जो हमने चीता प्रोजेक्ट चलाया है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखा जा सके और देखा जा सके आखिरकार क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतने सारे चीता की जान जा रही है। तो 3 चीता की डेथ हुई, अभी 3 बच्चों की डेथ हुई, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक नई कमेटी को बनाया जा रहा है जिसमें कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स दोनों होंगे। विदेशों वाले एक्सपर्ट्स भी होंगे, इंडिया के एक्सपर्ट्स भी होंगे, सब मिलकर यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट चीता को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बोला जा रहा है कि इस कमेटी का मेन काम होगा, जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट हमने चलाया था, चीता को हम वहाँ से लेकर आए थे मध्य प्रदेश में, इस पूरे मामले में कितनी प्रोग्रेस हुई है उसको मॉनिटर करना, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं उसको देखना, जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करना। उसके अलावा इस कमेटी का काम ये भी होगा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, उसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इनको एडवाइस देना कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद साथ ही साथ में जो चीता हैबिटेट है उसको इको टूरिज़्म के लिए ओपन करना, उसके बाद रेगुलेशन सजेस्ट करना। ये सारे काम यहाँ पर इस कमेटी के होने वाले हैं, जिसका मेन काम यही है कि हम चीता को एक प्रोटेक्शन दे सकें। सिंपल सी बात है। ये जो कमेटी है ये आने वाले समय पर 2 साल तक बनी रहेगी और हर महीने एक मीटिंग यहाँ पर इस कमेटी की चलती रहेगी। और उसके अलावा कुनो नेशनल पार्क, जहाँ पे अभी चीता को रिलीज़ किया गया है, वहाँ पर ये लोग जाते रहेंगे, वहाँ की विज़िट ये लगातार करते रहेंगे। उसके अलावा बोला जा रहा है कि इसमें नेशनल यानी कि इंडिया के तो कई सारे एक्सपर्ट्स होंगे, चाहे वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हों, NTCA के एक्सपर्ट्स वगैरह हों,
उसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स अलग अलग इंटरनेशनल बॉडी के, साउथ अफ्रीका के, नामीबिया के, यहाँ के एक्सपर्ट्स भी होंगे जो जिनके साथ में मिलकर हम ये सारा काम करने वाले हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इंडिया वाले जो चीता थे वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं 1952 में ही। उसके बाद हमने ये चीता को वापस से इंडिया मंगाया था, बट ये जब प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए ये एक्शन लेना भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा, इसको जीएस पेपर नंबर 3 अपना इकोनॉमी वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया में मिल्क का शॉर्टेज हो चुका है, दूध का शॉर्टेज है या दूध से बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका शॉर्टेज हो रहा है। तो अभी यहाँ पर इन रिपोर्ट्स के तहत जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज़ FSSAI, इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हम थोड़ा सा और निगरानी रखेंगे, सर्विलांस करेंगे, जांच करेंगे मिल्क के ऊपर और मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मैटर है वो न्यूज़ में आ चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर न्यूज़ भी बनी हुई है कि इंडिया में अगर आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो दूध को लेकर जो हमारी डेयरी सेक्टर है वो बिल्कुल यहाँ पर अफेक्ट हुआ है, उसके ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ा है। वो नेगेटिव असर कैसे पड़ा है? तो यहाँ पर पहली चीज़ है कोविड-19। साल 2019 के अंत में कोविड-19 आया, 2020 में पूरी तरह से पूरा साल लॉकडाउन में निकल गया, हमारा डेयरी सेक्टर बुरी तरह से यहाँ पर अफेक्टेड रहा। अब डेयरी सेक्टर में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आया, मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, क्योंकि पहले यहाँ पर जब सब कुछ लॉकडाउन लग चुका है तो रेस्टोरेंट वगैरह भी जो यहाँ पर दूध का यूज़ कर रहे थे, होटल्स यूज़ कर रहे थे, वो सब यहाँ पर यूज़ जो है वो ख़त्म हो चुका था। केवल थोड़ा बहुत नॉर्मल घर का यहाँ पर यूज़ जो है वो बचा हुआ था। ठीक है, तो कोविड-19 के समय पर ये इंडस्ट्री के ऊपर एक बुरा असर पड़ा। अब कोविड-19 थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉर्मल हुआ तो एक बीमारी फैल गई हमारी गाय भैंसों के अंदर में, जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज़। जो लंपी स्किन डिजीज़ है, तो इस बीमारी की वजह से लगभग मैं आपको बता दूं पिछले साल 1.9 लाख गाय भैंसों की जान गई है। लगभग कह सकते हो 2 लाख के आसपास गाय भैंसों की जान जाना, ये अपने आप में 2 लाख नंबर बहुत बड़ा होता है। अपने आप में जो देश का डेयरी सेक्टर है वो ऑलरेडी डाउन आ जाएगा जब इतनी सारी गाय भैंसों की जान चली जाएगी तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारा दूध का प्रोडक्शन किया जाता था। तीसरा रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है फॉडर इन्फ्लेशन। जो चारा दिया जाता है गाय भैंसों को खाने के लिए, उस चारे की जो दाम है वो काफ़ी बढ़ गए, महंगाई काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। 30% से इन्फ्लेशन यहाँ पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से लोगों ने ख़रीदना कम किया, थोड़ा कम देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जो गाय भैंस उनका पेट नहीं भर पाया और उसके वजह से दूध का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहा। तो हमारी डेयरी इंडस्ट्री इन सब चीज़ों की वजह से अफेक्ट करी हैं। उसके अलावा जो ये हमारे पास में FSSAI नाम की बॉडी है, इन्होंने बोला है हम एक ऑपरेशन चलाएंगे और उस ऑपरेशन के तहत हम उन जगह पे छापा मारेंगे, उन जगह को देखेंगे जहाँ पर दूध के अंदर मिलावटें की जा रही हैं, क्योंकि दूध का शॉर्टेज है। और दूसरी जगह पर इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए दूध के अंदर काफ़ी बुरी तरीके से मिलावटें की जा रही हैं। तो वहाँ पे हम छापा मारेंगे और जहाँ जहाँ जगह हमें मिलेगी हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, अगर कोई काम कर रहा होगा वो व्यक्ति तो। ठीक है, ये बात आप कह सकते हो FSI की साइड से बोली गई है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी बोला है कि जो भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे, भले ही शॉर्टेज हो गई हो और कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वालिटी डाउन होती जा रही है, लोगों ने कंप्लेंट्स करी हैं, तो जितने भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे उन सबको टेस्ट किया जाएगा, उनकी क्वालिटी और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर FSSAI ने मेंशन किया है। ठीक है, अभी पिछले साल यहाँ पर इस FSSAI ने क्या किया, लगभग 12 राज्यों में ना मिल्क सर्वे कंडक्ट किया। 12 राज्यों में मिल्क सर्वे किया गया, जहाँ पे पता ये चलता है, क्योंकि 12 राज्यों में जिनमें सर्वे किया गया था उनमें से 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी फैली हुई थी, जिसकी वजह से गाय भैंसों की जान जा रही थी। तो पता ये चला कि बहुत सारी गाय भैंसों को एंटीबायोटिक्स भर के दिया गया है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर कह सकते हो कि गाय भैंसों की जान जा चुकी है। तो इस प्रकार का सर्वे भी यहाँ पर किया गया था, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। बाकी अभी यहाँ पर बहुत सारे और भी जगह पर सर्वे करने वाला है FSSAI। इसका मेन मकसद यही है कि भले ही दूध का शॉर्टेज हो गया हो तो उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। ऐसा ना हो कि दूध के शॉर्टेज की वजह से इसमें मिलावटें शुरू कर दें, जिससे लोगों की जो सेफ्टी है, लोगों की जो हेल्थ है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। नाउ अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इंडिया के ओवरऑल लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में। इंडिया का लाइव स्टॉक सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है, ये सारी बातें मैं आपने बताने वाला हूँ, और ध्यान से इन पॉइंट्स को सुनना, क्योंकि आज का जो आपको मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड करना है, और वो क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का, यूपीएससी पहले पूछ चुका है आपसे। ठीक है, तो इंडिया का जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, जहाँ मतलब जो हम लोग गाय भैंसों वाली बात कर रहे हैं, डेयरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसका स्टेटस क्या है। देखो, इंडिया में जो एनिमल हस्बेंड्री है ये हमारे एग्रीकल्चर का ही एक अंदरूनी हिस्सा है।
यहीं पर हम गाय भैंसों का पालन करते हैं, ठीक है। और ये हमारे इंडिया में आज के समय पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। गाँव में आप देख पाओगे बहुत सारे लोग पूरी तरह से इन गाय भैंसों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी में, खासकर लाइव स्टॉक की बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच देश भी है। हमारे पास में अलग अलग गाय भैंसों की ढेरों आपको ब्रीड्स, ढेरों प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो इस लाइव स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में वो काफ़ी बड़ा है। ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है ये 2014-15 से 2020-21 तक का इसका सफ़र देखोगे तो 7.9% की ग्रोथ हुई है। ये अपने आप में ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी। 2014 में 24.3%, 2021 में 30% तक यहाँ पर ये पहुँच चुका है हमारा पूरा सेक्टर। इसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स तो है ही, बहुत सारा पैसा भी जनरेट हुआ है हमारे फार्मर्स के लिए, बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के लिए, यहाँ पर रोज़गार का जो अवसर है वो मिला है ना। उसके बाद यहाँ पे कह सकते हो कि और सपोर्ट हमारे किसान भाइयों को मिला है, क्योंकि गांव में आप देख पाओगे किसान भाई क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनकी पूरी मेहनत लग रही है। अब वो खेती करने के बाद में मान लो किसी कारण की वजह से क्रॉप फेल मार गई, फसल फेल मार गई, कोई बाढ़ आ गई है ना, या फिर यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से, या फिर गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो जो उसकी फसलें हैं वो फेल मार गई। तो फेल मारने के बाद में जो हमारे फार्मर्स हैं वो किन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो इन्हीं गाय भैंसों के ऊपर डिपेंडेंट है। उन्होंने घर में अपने लाइव स्टॉक का जो गाय भैंस है उनको बेसिकली पाल रखा है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट वो हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर क्रॉप फेलियर मार जाती है तो फार्मर्स के लिए एक इंश्योरेंस का काम भी करता है। तो इसके अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स, प्लस इंडिया की डिपेंडेंसी इस सेक्टर के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा है। डेयरी सेक्टर एक लौता यहाँ पे कह सकते हो सबसे बड़ा सेक्टर है हमारी एग्रो कमोडिटी के मामले में इंडिया में। और हमारी जो देश की इकोनॉमी है पूरी, उसमें 5% का कंट्रीब्यूशन डेयरी सेक्टर से आता है। 80 मिलियन लोग, इमेजिन करो 80 मिलियंस लोग इस डेयरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, कैसे भी हो, 80 मिलियंस लोग। और वो वैसे यहाँ पर ना डायरेक्टली की बात की जा रही है, इनडायरेक्टली काउंट कर लें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, ये आपको इन नंबर से पता चल चुका है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, हाल ही की एक न्यूज़ है वो भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। रिसेंटली यहाँ पर जो हमारे देश में अलग अलग गाय भैंसों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसमें 10 और नई ब्रीड्स को रजिस्टर्ड किया गया है। और अभी ये न्यूज़ जो है जनवरी 2023 की है। और वो जो 10 नई ब्रीड्स हैं उनके नाम थोड़ा बहुत ध्यान रखना, कठानी कैटल, संकोरी कैटल, उसके बाद यहाँ पर मसलूम कैटल, देन उसके बाद में परनाथड़ी बफलो, सजत गोट, करुली गोट, उसके बाद में गुजराती गोट है ना, कुछ यहाँ पर बकरियाँ भी हैं, उसके बाद में बंदा पिग, उसके बाद मणिपुरी ब्लैक पिग, देन उसके बाद में वाक चंबल पिग। इस प्रकार की यहाँ पर आपको अलग अलग ब्रीड्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अब इंडिया में प्रॉब्लम यही देखने को मिली कि इस लाइव स्टॉक सेक्टर में दिक्कतें पहले ये देखने को मिली, वो है डिजीज़, लंपी स्किन डिजीज़ फैला, तभी से यहाँ पर ये सेक्टर है वो बुरी तरह से अफेक्ट होता हुआ नजर आया है। उसके अलावा प्रॉपर यहाँ पे सर्विसेज भी नहीं है, लोग यहाँ पे इतना अटेंशन नहीं दे पा रहे। इस सेक्टर को जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना सपोर्ट नहीं मिला, और बिना सपोर्ट के सेक्टर ग्रो करता चला गया। अगर मान लो इसको सरकार का सपोर्ट और बाकी चीज़ों का सपोर्ट मिलता तो सेक्टर आज के समय पर और बहुत बड़ा और वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर कहलाता। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। यूपीएससी ने आप देखोगे साल 2012 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि जो कैश क्रॉप और फूड क्रॉप दोनों साथ में उगाते हैं उसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं, या फिर यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा फसलें यहाँ पर एक ही फील्ड में उगाना, या फिर गाय जो एनिमल्स हैं उनको भी पालना प्लस यहाँ पे फसलें भी उगाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर ये क्या है इसका मिक्स फार्मिंग का मतलब। तो मिक्स फार्मिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑप्शन नंबर सी। नाम से पता चला मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में हम लोग यहाँ पे पशुपालन भी करते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे फसलें भी उगाते हैं, तो दोनों काम साथ में किए जाते हैं। नाउ अब आज का मेंस का क्वेश्चन मुझे आपको देना था, तो मेंस का क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पर स्क्रीन पर नीचे देखो और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। आज का क्वेश्चन सभी लोगों को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये यूपीएससी ने साल 2015 में पूछा था। मतलब आज का क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे होंगे, यानी कि साल 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, लाइव स्टॉक रियरिंग हैज़ अ बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज़। जितने भी गाय वाले एरिया, गांव वाले आपको एरियाज़ देखने को मिलेंगे, वहाँ पर जो हमारी गाय भैंसें हैं उनके अंदर में इतना पोटेंशियल है, इस पर्टिकुलर सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो यहाँ पर कह सकते हो रोज़गार दे सकते हैं, जो हमारे फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड भी नहीं है, प्लस लोगों की इनकम प्रोवाइड करवाने में अपनी ताकत रखता है। गांव वाले एरिया में रोज़गार और एक इनकम देने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है लाइव स्टॉक सेक्टर। तो डिस्कस करो यहाँ पर कुछ मेजर्स
कि कैसे हम इस सेक्टर को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, कैसे इस सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। ये आपने यहाँ पर इसका आंसर देना है 250 शब्दों में। और 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 60,000 लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। जब आप अपने आंसर को सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर मिस्टेक है, आप इन चीज़ों को इंप्रूव कर लो, ठीक है। तो अभी जब मैं एडिटोरियल डिस्कशन पे आऊँगा तब भी एक बार क्वेश्चन दिखा दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि एडिटोरियल डिस्कशन से पहले ही हम लोग मेंस का क्वेश्चन लेते हैं। फिलहाल आर्टिकल हो गया हमारा ये वाला समाप्त। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। वर्ल्ड सेक्शन पर चलेंगे। दुनियादारी से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा खास आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा। एक आर्टिकल ज़रूर है, वो है ये वाला। इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, देखो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने यहाँ पर बधाइयाँ दी हैं, कॉन्ग्रेचुलेट किया है किसको, वैगनर ग्रुप को। वैगनर मर्सनरी ग्रुप एक ग्रुप है ये, इसको यहाँ पे बधाइयाँ दी हैं। प्लस रशिया की नेशनल आर्मी को बधाइयाँ दी हैं। व्लादिमीर पुतिन खुश हैं आजकल। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि इस ग्रुप ने यूक्रेन का एक हिस्सा जो है वो कब्जा लिया है, वो कैप्चर कर लिया है। और अब इस लीडर का, उस ग्रुप के लीडर का कहना यहाँ पर यह है कि ये जो एरिया कब्जाया है यूक्रेन का इन्होंने, वो एरिया ये रशियन आर्मी को हैंडल कर देंगे, रशिया आर्मी को दे देंगे, ठीक है। तो रशिया के पास में यूक्रेन का एक हिस्सा आ चुका है, यूक्रेन का एक हिस्सा कब्जा लिया है इन्होंने। इस चक्कर में यहाँ पर कह सकते हो कि व्लादिमीर पुतिन काफ़ी खुश आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको मैप दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग इस वाले साइड में देखना, किस साइड में, ये जो मैंने एरो बनाया है इस साइड में, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये रहा यूक्रेन और ये रहा पीछे रशिया। ये यूक्रेन का रीजन है, ये रशिया हो गया। अब यूक्रेन का ये वाला जो हिस्सा है, मेन वाला हिस्सा, इसी हिस्से में यहाँ पर एक शहर पड़ता है जिसको हम लोग जानते हैं सिटी ऑफ बाखमत के नाम से। किस नाम से, सिटी ऑफ बाखमत को। तो इसी शहर को यहाँ पर कब्जाया है और कब्जा कर अभी रशिया को देने के बारे में बात की है इस वैगनर ग्रुप ने। यही यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो एग्जामिनेशन में कुछ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। वैगनर ग्रुप के बारे में जान लेना कि वैगनर ग्रुप ऑफ मर्सनरीज क्या है, कौन सा ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ना, इसको हम लोग पीएमसी वैगनर के नाम से भी जानते हैं। ये रशिया की पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है। और इस ग्रुप के बारे में दुनिया भर को 2014 से पता चलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये ग्रुप फाउंड किया गया था, एक रशियन वेटरन है उनके थ्रू फाउंड किया गया था। और इस ग्रुप का जो नाम है वो रिचर्ड वैगनर के ऊपर रखा गया है। रिचर्ड वैगनर, जिनको लीडर के नाम से जाना जाता था। ये जो वैगनर ग्रुप है, इसका जो सिंबल है उसमें स्कल देखने को मिलेगा, जो हड्डी का ढांचा होता है उसका जो सिर आपको देखने को मिलता है ना, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर सिंबल है। बट अभी यहाँ पर कुछ समय पहले सिंबल चेंज हो चुका है। अब ये जो स्कल वाला फेस है वो यहाँ पर हटा दिया गया है। ऐसे कई सारे पिक्चर्स आपको गूगल पर देखने को मिलेंगे। मैंने सुबह वाले वीडियो में आपको बताया नहीं था, सुबह वाले वीडियो में बताना भूल गया था, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने सुबह वाले वीडियो में आज कवर किया है। उसके अलावा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये जो पूरा ग्रुप है, मैंने बताया 2014 में यहाँ पर ये सब लोगों की नज़रों में आना स्टार्ट हो गया था। और आज के समय में ये जो ग्रुप है ये कई सारे देशों में फैला हुआ है, जैसे अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज़ में, लिबिया, सूडान, मोजाम्बिक, माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इन सभी एरियाज़ में ये ग्रुप फैला हुआ है। और इतना बड़ा ग्रुप है क्या, बिल्कुल, इसमें 10,000 के आसपास मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यूएस की सरकार बोलती है कि जो वैगनर है ये रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की एक प्रॉक्सी फोर्स है। अलग से इन्होंने एक अनऑफिशियल सी फोर्स बना रखी है जो कि अलग अलग देशों में यहाँ पर ये लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये जो ग्रुप है वैगनर, ये रिचर्ड वैगनर के नाम पे रखा गया है। रिचर्ड वैगनर को फरर के नाम से जानते थे, फरर की तरह जानते थे। फरर कौन है, तो फरर मतलब होता है लीडर। ये जो फरर का टाइटल है ना, ये टाइटल एडोल्फ हिटलर के थ्रू यूज़ किया जाता था अपनी जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी, अपनी जो एब्सोल्यूट पावर है उसको यहाँ पर डिफाइन करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ दोस्तों, आज फ्राइडे है और फ्राइडे में आता है पिक्चर ऑफ द वीक। तो आज के सप्ताह का मेन पिक्चर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये महिला मणिपुर से बिलोंग कर रही हैं। मणिपुर में रिसेंटली कितना बवाल हुआ आपको पता है। मेतई कम्युनिटी, दूसरी तरफ कुकी, इनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट हुए, लड़ाई हुई। मैंने ये टॉपिक लगभग 5 से 6 बार ऑलरेडी कवर कर लिया था उसी समय पर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल कर आता है, ये पिक्चर क्या है।
मणिपुर के अंदर में जितना भी वॉयलेंस हुआ उसके बाद में जो मणिपुर का एक मार्केट है जिसको हम लोग ईमा मार्केट के नाम से जानते हैं, ईमा IMA मार्केट के नाम से, ईमा मार्केट। ईमा मार्केट मैं आपको बता दूं हमारे देश का सबसे बड़ा वेमेन मार्केट है, महिलाओं का मार्केट है। क्या यहाँ पर केवल महिलाएं खरीदने जा सकती हैं? नहीं, खरीदने पुरुष भी जा सकते हैं, लेकिन जो बेचने वाले बैठते हैं वो केवल महिलाएं हो सकती हैं। यानी शॉपकीपर जो होता है इस मार्केट में वो केवल महिलाएं ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे देश का सबसे बड़ा वेमेन मार्केट आपको देखने को मिलेगा, ईमा मार्केट। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ईमा मार्केट रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? तो महिला का सबसे बड़ा मार्केट है हमारे देश का, जो कि मणिपुर में लगता है। तो अभी वॉयलेंस के बाद में ये मार्केट लगना स्टार्ट हो गया है, अभी उसी वजह से ये जो पिक्चर है वो दिया गया है। तो समझते हैं ईमा मार्केट के बारे में कुछ रेलिवेंट चीज़ों को, जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। कहोगे सर आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को क्यों बता रहे हो, ये एग्जामिनेशन पूछी जा सकती है क्या? बिल्कुल पूछी जा सकती है, क्योंकि ये दूसरा कारण है न्यूज़ में आने का। इससे पहले पिछले साल 28 नवंबर को चेक कर लेना, 28 नवंबर 2022 में ये टॉपिक फिर से न्यूज़ में था। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन पर कवर किया गया था। उस समय कारण क्या था, मैं आपको कारण बता देता हूँ कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे S जयशंकर साहब, वो यहाँ पे ईमा मार्केट गए थे घूमने के लिए, और कुछ पिक्चर्स यहाँ पे इन्होंने ट्वीट की थी, और ट्वीट करके बोला ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नारी शक्ति का, महिला पावर का। ठीक है, तो इस वजह से भी यहाँ पर वो न्यूज़ में था, क्योंकि ईमा मार्केट रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर की वजह से आया था जो है खबरों में। अब हम समझते हैं इस मार्केट के बारे में। इस मार्केट को ईमा कैथल के नाम से भी जानते हैं, मदर्स मार्केट। माँ जो हैं वो यहाँ पर उनका मार्केट यहाँ पे आप कह सकते हो, उनको बोला जा सकता है। और ये पूरा ऑल वेमेन मार्केट है। जितनी भी शॉप आपको देखने को मिलेंगे, जितनी दुकानें यहाँ पर लगी हुई है इस मार्केट में, वो केवल और केवल महिलाएं ही लगाती हैं। पूरे एशिया में अभी तक का सबसे बड़ा महिला मार्केट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आप कह सकते हो 3000 के आसपास ईमाज यानी 3000 के पास मदर्स देखने को मिलेंगी, माएँ देखने को मिलेंगी, जो कि अलग अलग दुकानें चला रही हैं। इस मार्केट में 2 अलग अलग गलियां हैं, 2 अलग अलग सेक्शंस बटे हुए हैं। रोड के आसपास 2 जगह होती है ना, मतलब रोड के 2 साइड्स होते हैं। तो एक साइड पे तो केवल सब्जियां, उसके बाद फल, मछली, ये सारी चीज़ें बिकती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आपका घर का सामान, हैंडलूम, हाउस होल्ड टूल्स वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके अलावा तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि केवल महिला दुकान लगा सकती है, अगर पुरुष ने जाके दुकान लगा ली तो नहीं, वो पूरी तरह से बैंड है। कोई भी पुरुष अपना वहाँ पर ठेला या अपनी जो दुकान है वो नहीं लगा सकते। और 2018 में इवन मणिपुर की जो सरकार है उन्होंने अनाउंसमेंट ही कर दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी पुरुष, कोई मेल वेंडर इस मार्केट में दुकान लगाता हुआ मिल गया, अपना सामान बेचता हुआ दिख गया, तो मणिपुर म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट 2004 के तहत उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, कानूनी तौर पर यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उसके अलावा ईमा मार्केट का इतिहास क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, हिस्ट्री क्या है। ये जो मार्केट है सेंचुरीज ओल्ड, यानी 100 साल पुराना आपको ये मार्केट देखने को मिलेगा। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो ललुप काबा, एक एंशेंट पुराने ज़माने का बॉन्डेड लेबर सिस्टम था, वहीं से यहाँ पर कह सकते हो कॉन्सेप्ट निकल कर आया। अब उसमें क्या हुआ करता था, उस सिस्टम में जो मेतेई मैन हुआ करते थे, यानी इस कम्युनिटी के जो आदमी हुआ करते थे, उनको कंपलसरी मिलिट्री में काम करना पड़ता था या दूसरे सिविल प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ता था। कंपलसरी जाना ही पड़ता था, यानी घर से निकल कर जाना पड़ता था। अब जब वो घर से निकल कर जाते थे तो महिलाएं घर पे अकेले रह जाती थी। अब उनको खुद घर अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता था। तो उन्होंने यहाँ पर एक मार्केट सिस्टम बनाया, और आज हम उसको उसी मार्केट सिस्टम को ईमा कैथल नाम से जानते हैं, ईमा मार्केट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है ये 100 साल पुराना है, और अंग्रेज़ों के समय पर भी था। अंग्रेज़ों के समय पर भी मार्केट लगता था। ब्रिटिश सरकार ने कई बार कोशिशें की, नई नई पॉलिसीज़, नई नई नीतियाँ लाने की, इस मार्केट में दखल अंदाजी करने की कई बार कोशिश की, बट यहाँ पर आप कह सकते हो हर बार उनको रेजिस्टेंस मिला। हर बार यहाँ पर महिलाएं जो है खड़ी हुई, उनके नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और अभी तक यहाँ पर जो है मार्केट है सुरक्षित और चल रहा है, क्योंकि ये सेंचुरीज ओल्ड आपको मार्केट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों आएंगे एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज एडिटोरियल डिस्कशन पे केवल और केवल इकलौता आर्टिकल है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडिटोरियल वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे और आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को यहाँ पर और ज़्यादा इन्हेंस करे। तो यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर पूरे पेज पर इस आर्टिकल को कवर किया गया है, और अच्छा आर्टिकल है। वाई डू जजेस रिक्यूज देमसेल्फ, वाई डू जजेस रिक्यूज, रेस्क्यू नहीं, रिक्यूज देमसेल्फ। रिक्यूज मतलब इनकार। अब कई बार कोई केस आता है कोर्ट के अंदर में, जजेस इनकार कर देते हैं, भैया मैं इस केस से बाहर हूँ, आई एम आउट। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर अब इस केस की सुनवाई नहीं करूँगा, मतलब कि मैं यहाँ पर जो है इस केस को नहीं देखूँगा, देखने से इनकार कर देते हैं।
तो ये रेक्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट है क्या, इसका प्रोसेस क्या है, जजेस कब यहाँ पर एक केस से बाहर हो जाता है, खुद से अपनी मर्जी से बाहर हो जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर एक केस न्यूज़ में था, उसी वजह से ये चर्चा में है। और मैं आपको बता दूँ ये पिछले साल भी न्यूज़ में था टॉपिक, मैंने पढ़ाया था, इतनी बुद्धि है कि यहाँ पे याद हो। और बिल्कुल मैं आपको बता दूँ कि शायद अक्टूबर सितंबर मैंने पिछली बार पढ़ाया था। ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ ये पूरा मैटर है क्या, मुद्दा क्या है। एक एक करके सारे के सारे हम लोग अपने नोट्स के साथ में समझेंगे, क्योंकि आर्टिकल पढ़कर हटा देना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल लेना, वो आपको बने बनाए निकल जाते हैं, आपका टाइम बच रहा है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर आप ये कुछ ज़्यादा ही करने लगे हो, स्पून फीडिंग हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, केवल मेरा काम इतना है, मैं आर्टिकल पढ़ा के आपको केवल नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप मतलब इसमें भी कोई दिक्कत है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपका समय बच रहा है ना। कंपटीशन बढ़ा रहे हो यार, ये क्या बात होती है कंपटीशन बढ़ा रहे हो इस वीडियो के माध्यम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी यहाँ पर ऑनेस्टली तैयारी कर रहा है, बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन है ही, बढ़ा रहे हो तो आप भी यहाँ पर मेहनत करो, आप अपनी ताकत लगा दो, आप लोगों से आगे निकलो, इसी चीज़ का तो फ़ायदा है ना। कंपटीशन नहीं होगा तो पढ़ेगा ही कौन। अब पता ही है यार यहाँ पर कि इतनी वैकेंसी हैं कि हाँ, अगर ऐसा ही हो गया कि इतनी वैकेंसी है, इतने लाख लोग हैं बस खाली, और उसमें तैयारी करके निकालनी है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपके अंदर कोई भी यहाँ पर कह सकते हो इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। ठीक है, तो ऐसा ना बोले करो यार, मतलब हर चीज़ में कंप्लेंट करनी भी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं कि चाहे मैं प्रोवाइड करवाऊँ वीडियो तब भी कंप्लेंट, ना करूँ तब भी कंप्लेंट, कुछ भी कर लो कंप्लेंट ही कंप्लेंट, ऐसी चीज़ें भी सही नहीं होती हैं कि हर चीज़ में यहाँ पर प्रॉब्लम निकालना। ठीक है, चलो फिलहाल वो टॉपिक एक दूसरा था, कभी मैं उसके ऊपर बात करूंगा, आपको कमेंट्स दिखाऊंगा। वो कमेंट में के स्क्रीनशॉट मैंने क्लिक करके रख रखे हैं काफ़ी सारे लोगों के कि उनके क्या हैं कहने, फिर उसके बाद मैं अपने यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज़ दूंगा उन कमेंट को लेकर, वो कभी बात करेंगे। बट अभी जो है इस टॉपिक पर आते हैं, वरना वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। हाँ, बात करें तो हम लोग रेक्यूज़ल की, तो रेक्यूज़ल मतलब होता है इनकार करना, सिंपल सा मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब ये पूरा प्रोसेस क्या होता है रेक्यूज़ल का, इसको समझते हैं। ये एक ऐसा एक्ट है, ये एक ऐसी एक्टिविटी आप कह सकते हो जिसमें कि जो हमारे जज होता है ना, वो जज क्या करते हैं, वो उस पर्टिकुलर केस से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट आ रहा होता है उस मामले में। बड़े बड़े एग्जांपल दूंगा मैं आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो एक कंपनी का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और वो कंपनी वही कंपनी है जिसमें एक जज, मतलब जज जो बैठकर उस कंपनी की सुनवाई कर रहा है ना, उस जज के शेयर हैं उस कंपनी में, और उसे पता है अगर यहाँ पर इस कंपनी को लॉस हो गया, भाई मेरा इतना करोड़ रुपया डूब जाएगा, उस जज का इंटरेस्ट है। तो क्या करेगा वो, यहाँ पर कहेगा मैं इस केस की सुनवाई नहीं कर रहा, मैं पीछे हट जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या वो केस सुनेगा? नहीं, देखो ऐसा नहीं कि वो केस चलेगा नहीं, केस चलेगा, आगे यहाँ पर फ्रेश बेंच पर भेजा जाएगा, लेकिन वो जज यहाँ पर पीछे हट जाएगा क्योंकि उस जज का इंटरेस्ट फंस रहा है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। समझ रहे हो इस बात को? तो वो क्या होगा, वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं रेक्यूज़ल। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अब रेक्यूज़ल के अपने आप में कुछ नियम कानून है, रूल्स हैं, और मैं आपको रूल्स वगैरह कोई भी नहीं है, कोई फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस था। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर ही दिया था कि जितने भी जज होंगे कोई पर्टिकुलर केस देख रहे हैं, तो उनको किसी पार्टी, मतलब जो पार्टी सामने खड़ी है उनके, जिसका केस वो देख रहे हैं, उनको देखने से पहले अपना दिमाग देखो कि आप बायस्ड हो या नहीं हो, आपका झुकाव ज़्यादा जा रहा है। अगर ज़्यादा झुकाव जा रहा है तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल है, कहीं पर भी पार्शलिटी नहीं चलेगी। ठीक है, सभी के पास में एविडेंस है, ना कोई इमोशन से काम चलने वाला है, ना ही यहाँ पर किसी चीज़ से, एविडेंस है, प्रूफ है, उसी के बेसिस पर यहाँ पर जस्टिस दिया जाएगा। तो जजेस को यहाँ पर देखना होगा कि पार्टी के सामने जो माइंड है आपका बायस तो नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट तो नहीं फंस रहा है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट फंस रहा है तो आप पीछे हट जाओ। वैसे कोई नियम कानून नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पर उस केस को सुनवाई करने से मना कर सकते हो, अपना रीज़न बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब केस को इनकार किया जाता है, रिक्यूज़ किया जाता है, तो रिक्यूज़ करने के पीछे कई सारे रीज़न होते हैं। रीज़न पहला मैं आपको बता चुका हूँ, जब जज का कोई इंटरेस्ट फंस रहा होता है, उनका खुद इंटरेस्ट है, तब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। उसके अलावा मान लो यहाँ पर जो जज है ना, अब उसके सामने दो पार्टी खड़ी हुई हैं, दोनों आपस में अपना केस लेकर आई हुई हैं। अब सपोज़ यहाँ पर एक पार्टी से जज का कोई रिलेशन है, पर्सनल एसोसिएशन है, तो वो पीछे हट जाएगा, कहेगा मैंने इस केस को नहीं देख सकता, भाई ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं, है ना, मेरा पर्सनल एसोसिएशन है इनके साथ में। तो क्या होगा, तब भी यहाँ पर वो पीछे हट सकता है, इस केस को इनकार कर सकता है। फिर उसके बाद में थर्ड, एक्सपर्ट कम्युनिकेशन विद लॉयर्स एंड नॉन लॉयर्स।
किसी लॉयर के साथ में मतलब एक पक्ष से बात हो, अलग से बात हो रही हो, किसी नॉन लॉयर के साथ में अलग से बात हो उस जज की, तो भी यहाँ पर वो पीछे हट सकता है, क्योंकि नहीं तो फिर उसको उसके फेवर में जजमेंट देना पड़ जाएगा, क्योंकि उसका माइंड जो है वो बायस हो जाएगा। और जुडिशरी में हम लोग ये बायसनेस बिल्कुल भी नहीं देख सकता, हमें जस्टिस चाहिए, वो भी न्यूट्रलिटी के साथ में, ठीक है। या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि सपोज सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील जो है की गई है ना, एक जजमेंट के अगेंस्ट में। एक हाई कोर्ट था, एक हाई कोर्ट में केस, सपोज मैं आपको बताता हूँ, हाई कोर्ट में केस गया। अब हाई कोर्ट ने यहाँ पर इस व्यक्ति के खिलाफ में सुनवाई कर दी। अब क्या हुआ कि वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चला गया अपने इस केस की अपील लेकर कि मैं अपील करूँगा ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठा है ना, वो वही जज है जो कि हाई कोर्ट के इस डिसीजन के सामने बैठा हुआ था। भैया वो जज यहाँ पे सामने आ गया। अब वो कह रहा है कि यार मैंने अपना जजमेंट सुनाया था, मेरे खिलाफ यहाँ पे ये पहुँच गया और यहाँ पर भी मैं ही बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कह सकते हो प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो क्या होगा, वो रेक्यूज़ कर सकता है, वो जो जज है वो इनकार कर सकता है उस केस को सुनने से। या फिर कंपनी का जो मैटर मैं आपको समझा ही चुका हूँ, ऐसी कंपनी जिसके अंदर उस जज के बहुत सारे शेयर्स हों, तो वो भी यहाँ पर क्या कर सकता है, उस मैटर को नहीं सुन सकता है या फिर रेक्यूज़ कर सकता है। अब क्या सवाल यह है कि अगर उस जज का इंटरेस्ट फंस रहा हो, हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो तब पता चलेगा वो बताएगा, सही बात है। तो नहीं बताएगा तो क्या वो केस देख लेगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं बताता है, उसको वो केस देखना है, तो वो जज देख सकता है। लेकिन अगर जज को कहना है कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ें हैं, मैं हटना चाहता हूँ, तो वो हट सकता है, वो उनके ऊपर है। क्लियर हो गया? ये आपको आराम से जो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब जो रेक्यूज़ल का प्रोसेस है वो क्या होता है, इसको समझते हैं। ये जो डिसीजन है खुद को एक केस से निकालना, वो जज की साइड से ही निकल कर आता है। जज की खुद की ही पावर है, वो चाहते हैं कि इसकी सुनवाई करना कर सकते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं निकल सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा कोई इंस्टांस निकल कर आता है, जज अपने आप को रिक्यूज़ कर लेता है, किसी केस से बाहर निकाल लेता है, तो वो जो कहीं ना कहीं जो केस है ना, उस केस के लिए मतलब वो जो केस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जाता है, ताकि वो एक नई फ्रेश बेंच को बुलाएं। एक नई फ्रेश बेंच बैठेगी और वो नई फ्रेश बेंच क्या करेगी, उस केस की सुनवाई करेगी, जहां पर जज का कोई इंटरेस्ट या कोई कॉन्फ्लिक्ट ना फंस रहा हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात यहाँ पर यह है कि इस रेक्यूज़ल वाले प्रोसेस में ना कुछ चिंताएं वाली बात भी है। चिंताएं वाली बात क्या है? पहली चीज़, इससे जुडिशल इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। सिंपल सी चीज़ है, अगर यार ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जज का कहीं इंटरेस्ट आ रहा है, वो यहाँ पर बाहर हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे जो हम लोग मानते हैं जजेस का इंडिपेंडेंस और इम्पार्शल होना, ये जो मतलब है, ये कहीं ना कहीं इन मतलब की कोई वैल्यू नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, ये यहाँ पर पहली चिंता है। सेकंड, यहाँ पर डिलेज द प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक ऐसी रिक्वेस्ट फाइल गई, अब रेक्यूज़ल किया, नई बेंच आएगी, वो सुनवाई करेगी, तो इसमें यहाँ पर जिस समय जस्टिस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोसेस में डिले हो जाएगा, देरी पे देरी होती हुई नज़र आएगी। आई होप आपको यहाँ पर जो पूरा मैटर है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है कि जजेस अपने आप को रेक्यूज़ क्यों कर लेते हैं। पूरा का पूरा मैटर मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल सिंपल से स्मूथ तरीके से, और कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के साथ में और इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ में। ये सारे नोट्स प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी जो मेंस का क्वेश्चन है मैं आपको दे ही चुका हूँ। चलो फिर आते हैं। अब वीडियो के अंत में आने से पहले फ्रंट पेज पर दो छोटे छोटे आर्टिकल हैं, फटाफट इनको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। ऑल इन वन पॉलिसी प्लान फॉर टू स्प्रेड इंश्योरेंस इन इंडिया। तो एक ऑल इन वन पॉलिसी प्लान चलाया जा रहा है जिससे जो इंश्योरेंस, जो बीमा होता है, वो इंडिया भर में हम लोग फैला सकें। ये जो कॉन्सेप्ट है ये IRDA की साइड से लेकर आया गया है। IRDAI, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर एक नया बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, बीमा विस्तार। इससे क्या होगा, बीमा दिया जाएगा लाइफ को लेकर, आपको पता ना, जीवन बीमा हो गया, हेल्थ को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पर वो बीमा से, वो जो इंश्योरेंस करवाया था उसने, वहाँ से पैसे मिल जाते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो लाइफ, हेल्थ, एक्सीडेंट या प्रॉपर्टी कवर कुछ भी करना हो वो आप सिंगल पॉलिसी से कर सकोगे, ऐसा बोला जा रहा है। उसके अलावा बीमा सुगम प्लेटफॉर्म भी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा जो कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पर कस्टमर्स और जो यानी कि इंश्योरर्स हैं, मतलब कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस करने वाले जो लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, जो उनके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वेमेन को भी यहाँ पर रखा गया है। वेमेन भी यहाँ पर क्या करेंगी, कैंपेन को चलाएंगी आगे, इंश्योरेंस को यहाँ पर हर एक ग्राम सभा तक पहुँचाने का काम करेंगी। डिजिटल हेल्थ की जो रजिस्ट्रीज़ होती हैं उनको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर लिंक करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। इससे क्या होगा कि किसी की हेल्थ ख़राब होती है तो यहाँ पर वो डिजिटली क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्थ रजिस्ट्री को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं, जिससे कुछ ही घंटों में यहाँ पर उनको पैसा मिल जाएगा
उनका क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है, उस पैसे से यहाँ पर इलाज कर सकेंगे। इंश्योरेंस का ये तो मकसद होता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर ऑल इन वन पॉलिसी प्लान चलाया जा रहा है, जहाँ पर मेन मकसद है एक कन्वीनियंट वे में और जल्दी से यहाँ पर जो ये इंश्योरेंस है वो देने का काम किया जा सके, ठीक है। उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलो, अब यहाँ पर एक बॉडी जिसके बारे में डिस्कशन किया था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है? देखो, इस बॉडी को IRDA एक्ट 1999 के तहत बनाया गया था, ये ध्यान में रखना है। ये अपने आप में इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने वाली बॉडी है और इसका मेन काम यही है कि जो भैया इंश्योरेंस करवाते हैं उनके हित का सुरक्षा करना, उसके साथ साथ इस पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना, प्रमोट करना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया में ग्रोथ देना, ये सारा काम इनका होता है। इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में यह आता है। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना, इसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है। और इस IRDAI के अंदर में होता कौन कौन है, तो इसके कॉम्पोजिशन में आप देखोगे 10 मेंबर की बॉडी होती है, एक चेयरपर्सन होते हैं, मतलब एक चेयरमैन हो जाएंगे और 5 फुल टाइम मेंबर हो जाएंगे। एक चेयरमैन 5 फुल टाइम मेंबर, यानी 10 में से 6 तो ये हो गए, बचे 4। वो 4 कौन से मेंबर होंगे? बाकी 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि भारत सरकार अपॉइंट करती है। तो ये हमारा IRDAI का कॉम्पोजिशन देखने को मिल जाता है। अगले आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। अगले आर्टिकल में बोला गया है कि जो चाइना है वो अपने बॉर्डर के पास में, यानी कि अपनी साइड में कुछ गांव वगैरह बना रहा है और गांव वो बहुत तेज़ी से डेवलप होते जा रहे हैं। ऐसे आर्टिकल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें खास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ये बताया है कि हमने, यानी कि जो हमारी इंडियन आर्मी जब दस्तक देती है बॉर्डर पर, पेट्रोलिंग करती है, तो उस पेट्रोलिंग के दौरान देखा गया है दिन ब दिन गाँव बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि घर पे घर तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे घर बन चुके हैं, लोग वहाँ पे रहने आ रहे हैं। तो चाइना अपना सेटलमेंट जो है कहीं ना कहीं बॉर्डर के पास में बढ़ाता चले जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार कर रहा है। और वही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम अपनी साइड कर लें तो उसको मिर्ची लग जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट या डिटेलिंग्स नहीं है, तो इतना ही यहाँ पर ध्यान में रखना। चलो, अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो UPSC का 2018 का क्वेश्चन था कि भारत ने जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को बनाया है कौन से बॉडी के नियम कानूनों को फॉलो करने के लिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, GI टैग, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे सारे के सारे आर्टिकल्स का एनालिसिस। आई होप गाइस आपको काफ़ी मदद मिल चुकी होगी प्रॉपर डिस्कशन के साथ में। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।